नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, अपनी स्टडी अच्छे से कर होंगे। दोस्तों, आज दिनांक 20 जनवरी 2026 को प्राइम एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, ये इनिशिएटिव हमने शुरू किया था 6 जनवरी 2026 को और हमारा इसमें प्लान ये था कि हम मंडे टू फ्राइडे जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज उस दिन की होगी उसको डेली बेसिस पे डिस्कस करेंगे। साथ ही सैटरडे और संडे में जो न्यूज होगी उनको हम डिस्कस करेंगे मंडे और ट्यूसडे में। दोस्तों, इस इनिशिएटिव को शुरू करने के पीछे कुछ जो मेजर रीजन है वो आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। पहली चीज, स्टूडेंट की कंटिन्यूटी को बनाए रखना और करंट अफेयर्स के लिए एक डेली सोर्स के रूप में एक अल्टरनेटिव स्टूडेंट के लिए बनना। दूसरी बात, ना सिर्फ न्यूज डिस्कस करना बल्कि न्यूज के साथ में उसका बैकग्राउंड और अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को बेसिक के साथ में डिस्कस करना, ताकि स्टूडेंट की कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके और वर्तमान पैटर्न के हिसाब से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस हिसाब से आप आंसर कर सको। तो ये पूरा उद्देश्य था। इसी उद्देश्य के तहत हमने ये इनिशिएटिव शुरू किया है और विदाउट ए सिंगल डे फेल हम इसको कंटिन्यू रख रहे हैं। तो इसी के साथ हम डिस्कस करते हैं आज के इम्पोर्टेंट न्यूज। तो जो पहली न्यूज है दोस्तों, वो है केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में। दोस्तों, ये न्यूज में कैसे हैं, अभी हाल ही में अरविंद वशिष्ठ को केंद्रीय सतर्कता आयोग के आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। इतनी सी न्यूज है। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये न्यूज सफिशिएंट है? इतनी न्यूज पढ़ना और इसको रट के चले जाना एक महीने में ये सफिशिएंट है? कब तक? जब तक एक स्ट्रेट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाल ही में इनमें से किसको केंद्रीय सतर्कता आयोग में एज ए आयुक्त नियुक्त किया गया, तो हमारा आंसर मान लो ऑप्शन ए में है परवीन वशिष्ठ, तो हमारा ये क्वेश्चन ठीक हो जाता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों ऐसा है नहीं। जिस तरह से पैटर्न बदला है तो काफ़ी डीप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। होलिस्टिक, जब तक आपको किसी कॉन्सेप्ट के बारे में, किसी न्यूज के बारे में सारे उसके आयाम नहीं पता, उस बॉडी के बारे में नहीं पता, तब तक आप आंसर नहीं कर सकते। और मैं आपको बताऊं, जैसे आरएस प्रारंभिक परीक्षा का अभी जो सिलेबस है न्यू, उसमें सीधा मेंशन है सीवीसी आपके सिलेबस में, यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो इस हिसाब से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब हमारा काम ये रहता है कि हम इस बॉडी के बारे में समझें, इसके प्रावधान के बारे में, इसकी शक्तियों के बारे में, इसके लिमिटेशंस के बारे में, इसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान है उसके बारे में, और इसके जो मेंबर है उनका कार्यकाल, इन सारी चीज़ों के बारे में अभी होलिस्टिकली यहीं पढ़ लें हम, ताकि हमारे लिए इसमें किसी भी एंगल से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमारे उसको सही करने के जो चांसेज होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड में ले जाता हूँ दोस्तों। हमारे यहाँ 1947 में हमारा देश आज़ाद होता है। उसके बाद में हमारी अपनी स्वतंत्र सरकार स्थापित होती है। उसके बाद क्या होता है कि कुछ जो सरकारी अधिकारी है, जो सरकारी डिपार्टमेंट्स है, उनमें भ्रष्टाचार जैसी घटनाएं उजागर होती है। तो 1964 में एक कमेटी थी, संथानम कमेटी। इस कमेटी की अनुशंसा पर इसको फॉर्म किया जाता है, यानी सीवीसी की स्थापना की जाती है। लेकिन ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था दोस्तों। मैं आपको एक फर्क बता देता हूं कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, चलो हम थोड़ा सा इसको बाद में डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद 2003 में इसको एज ए वैधानिक संस्था, यानी इसको वैधानिक दर्जा दे दिया, तो वैधानिक संस्था के रूप में स्थापित कर दिया। अब देखो, एक होती है एग्जीक्यूटिव बॉडी और एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और एक होती है वैधानिक संस्था, यानी लीगल एंटिटी के रूप में। दोनों में फर्क क्या है? एग्जीक्यूटिव संस्था जिसको सरकार सीधे अपने आदेश से, यानी कि एक केंद्रीय कैबिनेट ने मान लो कोई निर्णय लिया और उसको पारित कर दिया, तो ये हो गया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संविधान में संशोधन करके ठीक है, कोई संस्था का निर्माण किया जाता है। ठीक है, यानी संविधान में उसके प्रावधान किए जाते हैं, तो ये हो गया आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी संवैधानिक संस्था। उसी प्रकार अगर किसी सरकार किसी एक्ट के माध्यम से, यानी संसद के द्वारा कानून के माध्यम से अगर किसी संस्था की स्थापना की जाती है तो वो हो जाती है वैधानिक संस्था। तो इस प्रकार एक वैधानिक संस्था का दर्जा इसको 2003 में दे दिया गया। अब इस आर्टिकल को हम पढ़ते हैं। देखिए प्रावधान क्या था इसमें, वो भी हम चलो इसमें आगे पढ़ लेंगे। पूर्व आईपीएस परवीन वशिष्ठ को केंद्रीय सतर्कता आयोग में मुख्य आयुक्त, सतर्कता आयुक्त, नोट मुख्य नहीं, सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हमें सबसे पहले याद करना है ये नाम परवीन वशिष्ठ। उसके बाद हमें ये पता रखना है कि मेन मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है, तो वो भी परवीन कुमार श्रीवास्तव है। दोनों ही परवीन कुमार है, एक वशिष्ठ है एक श्रीवास्तव है। श्रीवास्तव जो है वो मुख्य सतर्कता आयोग है और ये
जो अन्य दो सतर्कता आयुक्त होते हैं उसमें से एक है। ठीक है दोस्तों, ये आपने देख लिया। अब सीवीसी यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग भारत में भ्रष्टाचार निवारण, मैंने जैसे कि आपको बताया था, एक वैधानिक निकाय है, क्योंकि 2003 में इसको वैधानिक दर्जा दे दिया गया था। ये संवैधानिक संस्था नहीं है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, एग्जामिनर आपको इसी पॉइंट पे फंसा देगा। ठीक है, ये केंद्र सरकार के अधीन कार्य करता है और सतर्कता व पारदर्शिता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम इसकी स्थापना और संवैधानिक स्थिति के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, 1964 में इसकी स्थापना होती है। किस कमेटी? संथानम समिति की सिफारिश के द्वारा एक अस्थायी निकाय के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। फिर 2003 में इसको अधिनियम द्वारा, यानी एक एक्ट द्वारा, अधिनियम द्वारा इसे पूर्ण वैधानिक दर्जा दे दिया, लेकिन अभी भी संवैधानिक दर्जा नहीं है, ना उस समय दिया गया था। तो ये आप बिल्कुल क्लैरिटी रखें। ये किसी भी कार्यकारी प्राधिकरण, यानी ये उस रूप में केंद्र सरकार के भी नियंत्रण से मुक्त है, यानी कोई डायरेक्ट सुपरविजन केंद्र सरकार के, चाहे पीएमओ हो या किसी भी मंत्रालय का, कोई इस पर डायरेक्ट नियंत्रण नहीं है। ठीक है, और केंद्र सरकार के सभी कार्यों की ये निगरानी करता है। आगे बढ़ लेते हैं इसमें। देखिए, संरचना और नियुक्ति। देखो, इसको बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया था, यानी बहुसदस्यीय का मतलब हो गया 2 या 2 से अधिक सदस्य। तो इसमें क्या है, एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी मुख्य आयुक्त, अध्यक्ष, और अधिकतम 2 अन्य आयुक्त इसमें हो सकते हैं। तो अभी जो है हमारे एक, जैसा कि हमने पढ़ा था, प्रवीण कुमार वशिष्ठ जी, वशिष्ठ, ये तो अभी अन्य आयुक्त हो गए एक, और एक मुख्य आयुक्त है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, तो अभी 2 ही सदस्य इसमें है। अधिकतम कितने हो सकते हैं? 3, यानी एक मुख्य और 2 अन्य। तो अभी एक ये है, एक ये है, एक सदस्य अभी कम है इसमें, यानी कम उस तरह से नहीं, अधिकतम हो सकते हैं। तो 2 से अभी काम इस आयोग में चल रहा है। कैसे होता है? राष्ट्रपति द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति का गठन होता है। समिति में कौन कौन होता है दोस्तों? देखिए, इसमें पीएम होता है, आपका होम मिनिस्टर होता है यानी गृह मंत्री, और लीडर ऑफ ओपोजिशन यानी लोकसभा में विपक्ष का नेता। कौन है अभी? राहुल गांधी अभी लोकसभा में विपक्ष के नेता है। तो ये तीनों की एक समिति होती है, ये समिति सिफारिश देती है, उसके बाद राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। तो ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। इसका कार्यकाल क्या होता है? देखो, 4 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, यानी जिसको भी नियुक्त किया या तो 4 ईयर्स का कार्यकाल हो, या उससे पहले अगर 65 साल का हो जाता है तो वहीं उसकी कार्यकाल की समाप्ति हो जाती है। ठीक है, कार्य और शक्तियां क्या है ये भी हम देख लेंगे। देखो, जांच करना भ्रष्टाचार के किसी मामले में, सलाह देना सरकार को, कार्रवाई की सिफारिश करना। देखो, खुद कार्रवाई नहीं करता है, ये आप याद रखेंगे। खुद सीवीसी कार्रवाई नहीं करता है, सिफारिश करता है। यानी जैसे किसी मामले की जांच करके उन्होंने सिफारिश कर दी सीबीआई को कि आप इस मामले की आगे इसमें मुकदमा चलाएं या देखें। विशेषकर ग्रुप ए और बी के अधिकारी, यानी जो टॉप लेवल के अधिकारी है, ग्रुप ए और बी के। टॉप लेवल उस तरह से नहीं, आगे हम देखेंगे, क्योंकि इसमें जो संयुक्त सचिव का स्तर है उसके ऊपर के अधिकारियों के विरुद्ध जांच करने से पहले विभागीय अनुमति की जरूरत होती है। ठीक है, तो ग्रुप ए और बी आप सीधा याद रखेंगे। इसके जो अधिकारी है ग्रुप ए और बी के, उनके विरुद्ध ये इस तरह की कार्रवाई कर सकती है, यानी कार्रवाई की सिफारिश कर सकती है। उसका जो सामान्य पर्यवेक्षण रखता है सीबीआई के कार्यों का भी, यानी इसके कार्य कौन करता है? ये सिफारिश कर देता है सीबीआई को, उसके बाद सीबीआई इसकी या ईडी, इन सभी संस्थाओं को ये सिफारिश कर देता है और ये कार्रवाई करते हैं। और जो विभागों में भी अलग अलग जो सतर्कता अधिकारी है उनको निर्देश दे सकता है किसी भी कार्य करने के लिए। ठीक है, राष्ट्रपति को ये अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, जैसे बाकी संस्थाएं करती है, जिसको संसद में रखा जाता है और इस पर डिस्कशन भी होता है। और ये कार्य कैसे करता है? 1988 में एक भ्रष्टाचार निवारण एक्ट आया था, उस कानून के तहत ये कार्य करता है। देखो, इसकी सीमाएं क्या क्या है। पहली सीमा इसकी ये है कि ये खुद से कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं कर सकता, यानी खुद से मामला दर्ज नहीं कर सकता। ये सिफारिश करेगा सीबीआई को, उसके बाद वो सीबीआई पे है कि वो उस बात को कैसे मानता है या नहीं मानता है। दूसरा, संयुक्त सचिव के स्तर से अगर उच्च स्तर का कोई अधिकारी, यानी संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के स्तर का अगर कोई अधिकारी है, उसके खिलाफ किसी भी कार्रवाई की सिफारिश से पहले उसके विभाग की अनुमति जरूरी है। तो यहाँ कई बार सीवीसी चाहते हुए भी उसको अनुमति नहीं मिलती। दूसरी एक इसमें आलोचना की जाती है कि सरकार इसमें अप्रत्यक्ष नियंत्रण रखती है। क्यों रखती है? क्योंकि नियुक्ति आपको पता कौन कौन है? पीएम, होम मिनिस्टर और लीडर ऑफ ऑपोजिशन, यानी बहुमत किसका है? सरकार का। क्योंकि 2 व्यक्ति सरकार के हैं तो 2-1 से भी किसी की नियुक्ति की जा सकती है। हालांकि आम सहमति से इसकी नियुक्ति होती है, लेकिन फिर भी सरकार की इसमें भूमिका ज्यादा है। दूसरा, इसकी प्रकृति जो है वो सलाहकारी है, यानी जैसा कि हमने पहले बताया था, ये खुद से कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, खुद से कोई आपराधिक मुकदमा भी दर्ज नहीं कर सकती। ये क्या कर सकती है? ये जांच करके सिफारिश कर सकती है सीबीआई को या सरकार को कि इसकी जांच कीजिए, इसमें कार्रवाई कीजिए, इसमें मुकदमा दर्ज कीजिए। बट करना या नहीं करना ये इसके जुरिडिक्शन के बाहर आता है। ठीक है, इसको आप अच्छे से
देख लेंगे। आपके लिए ये मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि इन संस्थाओं में से ये सवाल पूछा जाए, और अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जो तथ्य हैं वो हमने आज के न्यूज़पेपर और सूजस से ऐड किए हैं। से प्रदेश में होगी गोवर्धन गांव गवाल योजना की शुरुआत। देखिए अभी ये बोला है कि शुरुआत होगी, 1-2 दिन में और इस पे कुछ आएगा, विस्तार से हम बात करेंगे। आप जस्ट इतना सा देख लें कि एक गोवर्धन गांव गवाल योजना की शुरुआत हो रही है। देखो इसमें क्या है, जो पुराना किसी मंत्री का वक्तव्य था, उन्होंने ये कहा कि गोवंश की लगातार जो संख्या है वो कम होती जा रही है, लोग उस तरह से मोटिवेटेड नहीं है गायों को पालने के लिए, क्योंकि आपको पता है आर्थिक रूप से व्यवहार्यता कम है, बजाय भैंस या बाकी जो पशुधन है उनका जो आउटपुट रेशियो वो ज़्यादा है और गाय का कम है। तो इस हिसाब से लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को जागरूक करना, और जो नई टेक्नोलॉजीज है, नई जो सरकार की योजनाएं हैं उनके बारे में अवेयर करके गोवंश की जो संख्या है उसको बढ़ाना और किसानों को इस तरह मोटिवेट करना, ये लगभग इसका मोटा मोटा उद्देश्य है। लेकिन जो चीज़ें सामने आएगी हम उसको पढ़ लेंगे, अभी आप इतना ही देख लें। दूसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि एक हमारे यहाँ की असिस्टेंट कमांडेंट है सीआरपीएफ में, सिमरन बाला। हमारे यहाँ की तो नॉट श्योर, ये राजस्थान से नहीं आई थी और जगह मेंशन नहीं है, आप इसको इस तरह से देखें, सिमरन बाला। इन्होंने क्या किया, पुरुष एक दस्ता है बड़ा, कोई इनका सीआरपीएफ का ही होगा। होता क्या है, देखो 26 जनवरी की जो परेड होती है उस परेड में अलग अलग जो सेना, पैरामिलिट्री, पुलिस, जैसे दिल्ली पुलिस, ये सब अपने कंटीजेंट मार्चिंग के लिए लाते हैं। तो सीआरपीएफ की जो कंटीजेंट है, यानी पुरुषों का जो दस्ता है पूरा, उसको लीड करेगी ये सिमरन बाला, यानी कि एक लेडी। और ये पहला मामला है, पहली बार इस तरह की चीज़ है कि इतने बड़े दस्ते को लीड करेगी कोई महिला। तो ये वुमन एम्पावरमेंट में आपका एक एग्जाम्पल भी हो सकता है, और एज ए स्टेट क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। अगली जो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो थी RBH 273। आपसे सीधा पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ये क्या है, किससे संबंधित है। देखो दोस्तों, ये है बाजरे की एक किस्म, ठीक है, बाजरे की एक किस्म है, और 3 वे, इसको 3 वे क्यों बोला जा रहा है, देखो इसमें 3 वे है। पहला ये कि इसमें पानी कम लगता है, पानी कम, यानी अगर बारिश कम भी हुई है तो भी इसको खास नुकसान नहीं होगा, और उसकी पैदावार लगभग 28% तक बढ़ जाएगी फिर भी। और तीसरा है कि इसमें जो रोग मान लो लगते हैं वो रोग नहीं लगेंगे। तो इस तरह से ये 3 तरह से कैपेबल एक किस्म है बाजरे की है RBH 273, ये आप याद रखेंगे। 28% तक उपज, अधिक फसल मिलेगी कम बारिश में भी, यानी 2 तो इसके ये फायदे हो गए। और तीसरा फायदा ये है कि ब्लास्ट और मिल्ड्यू, ये आधा डे है, मिल्ड्यू के प्रति भी अत्यधिक प्रतिरोधी है। ये दोनों जो है ब्लास्ट और मिल्ड्यू, ये बाजरे में होने वाले रोग हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे। सीधा पूछा जा सकता है कि ब्लास्ट और मिल्ड्यू से आप क्या समझते हैं, तो आप वहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे। विकसित किसने किया, दुर्गापुरा हमारे जहाँ अनुसंधान केंद्र है जयपुर में ही, उसने ये विकसित किया, तो ये आप याद रखेंगे। दूसरा एक सवाई माधोपुर में 150 करोड़ की लागत से एक अमरूद प्रसंस्करण प्लांट लगाया जा रहा है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख लेंगे। और एक अमरूद महोत्सव और कृषि तकनीक मेला भी 2026 का आयोजन कहाँ पे हुआ है, सवाई माधोपुर में। और राज्य के कुल 14,000 हेक्टेयर की बुआई होती है, यानी बागान है किसके, अमरूद के, उसमें से 11,000 अकेले सवाई माधोपुर में, यानी यहाँ का ये की फ्रूट है, ठीक है, आप याद रखेंगे इसको। उसके बाद अगला एक आर्टिकल है, बहुत डायरेक्ट तो एग्जाम में उस तरह से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कहीं आप ऐसे में स्पेशली निबंध में आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके फैक्ट थोड़ा सा हम जान लेते हैं। देखो जो बाल विवाह रोकथाम अधिनियम है ये 2006 में आया था। दोस्तों आपको पता है इंडिया जो है वो सर्वाधिक बाल विवाह वाले देशों में से एक है, यानी जहाँ बहुत ज़्यादा बाल विवाह होते हैं। इसमें राइटर ये कह रहे हैं कि रिकॉर्ड्स के आंकड़े बताते हैं, नेशनल क्राइम ब्यूरो के रिकॉर्ड्स के आंकड़े बताते हैं कि कानून का इस्तेमाल कम होता है और सजा की दर भी कम है। दोस्तों आप खुद देखते हैं आज भी आपके आसपास काफ़ी सारे इस तरह के मामले होते हैं जहाँ बाल विवाह हो जाते हैं। पुलिस मान लो आती भी है तो समझाइश करके उसको भेज देते हैं। और एक इसमें रीज़न है कि जो सोसाइटी है वो भी, पुलिस किससे बनी है, पुलिस भी सोसाइटी से बनी है, और उस तरह से वो कार्रवाई नहीं हो पाती। वो डेटरेंस स्पेशली पुलिस का तो उस तरह से नहीं है कि भाई पुलिस के डर से बाल विवाह कम हुए हैं। तो ये राइटर इसमें मेनली कहना चाह रहे हैं। दूसरा ये भी बोल रहे हैं, जैसे हम बात करते हैं कि बहुत सारी अच्छी योजनाएं लेके आओ, आप बच्चों को स्टडी कराओ, लेकिन बंगाल जैसे राज्य में काफ़ी हाई है ये परसेंटेज बाल विवाह का। वहाँ भी राज्य केश योजना चला रही है इस लड़कियों की पढ़ाई के लिए, लेकिन फिर भी वहाँ पे मामले बाल विवाह के बहुत ज़्यादा है। तो ये भी हमें सोचने की ज़रूरत है कि अगर अच्छी पहल या एजुकेशन को बढ़ावा देने के बाद भी ये मामले क्यों बढ़ रहे हैं, तो हमें इस बारे में रिसर्च करना चाहिए, पता करना चाहिए कि ये सोसाइटल फैक्ट इतना गहरा क्यों है। दूसरा ये कि हमारा जो सस्टेनेबल जो गोल्स है हमारे 16 धारणीय विकास लक्ष्य,
2030 उसमें भी बाल विवाह खत्म करने का लक्ष्य है। और कुछ योजनाएं सरकार की, केंद्र सरकार की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपको पता है। सब कमजोर समुदायों तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ करना होगा। राइटर यहाँ पे ये बोल रहे हैं, क्योंकि ऊपर जो सिचुएशन है वो उस तरह से, ठीक है। और उसके बाद आप आ जाते हैं कि स्कूल में लड़कियों के लिए साफ टॉयलेट होना जरूरी है, सार्वजनिक परिवहन सुरक्षित होना चाहिए, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सेफ्टी फीचर्स होने चाहिए जहाँ पे वुमेन्स और गर्ल्स इनसिक्योर फील ना करें। दूसरा, गरीबी, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता पर भी तेजी से हमें काम करने की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डाटा आगे देते हैं जो हम डायरेक्ट एग्जाम में यूज कर सकते हैं कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डेटा के अनुसार बाल विवाह लगातार कम हो रहे हैं। ये एक फैक्ट है। 2005-6 में 47.4% से घट के 23.3% हो गए हैं। हालांकि राज्यवार जो आंकड़े हैं वो भिन्न हो सकते हैं। जैसे सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल, जैसे हमने बात करी, बिहार, त्रिपुरा, उसके बाद राजस्थान, असम, मध्य प्रदेश जैसे राज्य है जहाँ पे इनकी संख्या काफी ज्यादा है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि यूएन पॉपुलेशन एंड NFHS के डेटा के आकलन से एक चीज पता चलती है कि बाल विवाह का गरीबी और शिक्षा से सीधा संबंध है। देखो यहाँ ले लेते हैं हम बाल विवाह, ठीक है, यानी चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह, और यहाँ ले लेते हैं गरीबी और शिक्षा। यहाँ सीधा राइटर बोल रहे हैं कि अगर गरीबी ज्यादा है, शिक्षा कम है, बाल विवाह अधिक होंगे। अगर गरीबी कम है, शिक्षा का स्तर अच्छा है, तो बाल विवाह कम होंगे। यानी गरीबी कम करके और शिक्षा का स्तर बढ़ा के बाल विवाह को कम किया जा सकता है। तो आप इस एग्जाम्पल को एज ए किसी भी अपनी बात को सब्सटेंस करने के लिए कोट कर सकते हैं कि यूएन पॉपुलेशन एंड NFHS के डेटा के आकलन से पता चलता है कि बाल विवाह और गरीबी और शिक्षा का सीधा संबंध है, ठीक है। उसके बाद ये कि निचले, मतलब जिनकी घरेलू संपत्ति कम है, यानी निचले स्तर पर है, उनकी 40% लड़कियों का विवाह 18 वर्ष से पहले हो जाता है। जबकि ऊंचे, यानी जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, यानी हायर इनकम ग्रुप में, उनके 8% लड़कियों के बाल विवाह किए गए। यानी कहाँ 40%, कहाँ, यानी 5 गुना का फर्क है। क्यों? उनके आर्थिक स्तर से। यानी आप लोगों की गरीबी कम करके उनकी आय का स्रोत, आय के साधन और आय का स्तर बढ़ा के आप बाल विवाह को रोक सकते हैं। दूसरा, बिना पढ़ी लिखी 48% लड़कियों का विवाह 18 वर्ष से पहले ही हो गया। देखो एजुकेशन का भी सीधा संबंध है। अगर एजुकेशन का स्तर कम है तो बाल विवाह का स्तर ऑटोमेटिकली ऊपर होगा। उसके बाद राइटर यहाँ बात कर रहे हैं कि जो अधिनियम 2006 है वो उसके आंकड़े बताते हैं कि इसका इस्तेमाल कम हो रहा है और हमें अभी सरकारी तौर पे काफ़ी अलग तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करने होंगे और उपाय करने होंगे। स्पेशली जो 2 पॉइंट इसमें से एक्सट्रैक्ट होते हैं वो है गरीबी को कम करना, यानी लोगों का आर्थिक स्तर को ऊंचा करना, और शिक्षा के स्तर को ऊंचा करना। इन दोनों को करके बाल विवाह को कम किया जा सकता है। तो यही थे आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद।